प्रधानमंत्री का ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस पर बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोल सेतु नीति को मंजूरी देने के निर्णय को बताया ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम। बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा। सच्चाई को दबाने का आरोप। जनसंपर्क विभाग में पिछले 5 वर्षों के कामों की जांच की मांग। झारखंड हाईकोर्ट मादक पदार्थों की खरीद बिक्री पर गंभीर। राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने के निर्देश। डीजीपी तलब। विभिन्न जिलों में आज वर्ष का आखिरी लोक अदालत। और राज्य में सर्दी का सितम। न्यूनतम तापमान अधिकांश जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। आज से थोड़ी राहत की उम्मीद। मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। समूचा देश संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा कर्मियों और बलिदानियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमले की 24वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीदों को संसद भवन परिसर में नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस पर बल दिया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोल सेतु नीति समेत अन्य फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए धन आवंटन कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 की योजना को मंजूरी दे दी है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इसके तहत पहले चरण की जनगणना गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक कराई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनगणना फरवरी 2027 तक होगी। दूसरे चरण में जाति जनगणना भी शामिल है। करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरी इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को पूरा करेंगे। खास बात यह है कि डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप तथा निगरानी हेतु केंद्रीय पोर्टल का उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा सुनिश्चित करेगा। सेंसस 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। एक अन्य फैसले के तहत कैबिनेट ने कोयला क्षेत्र ने कोल सेतु में रिफॉर्म पर आगे बढ़ते हुए कोल सेतु को मंजूरी दी है। भारत अब कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है। देश में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है। पहले कोयले के लिए आयात पर काफी निर्भरता थी, लेकिन अब यह निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है। पहले उत्पादन के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए आयात पर खर्च करने पड़ते थे। जो कोल का रिक्वायरमेंट होता है उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी 2016 में कोल सेतु के माध्यम से। अब उसमें एक सेकंड बड़ा रिफॉर्म किया गया, आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अब इसमें irrespective of the end use, any user can participate in the कोल सेतु विंडो। एंड यूज क्या है, उस पे बाइंड न करते हुए कोई भी व्यक्ति
ऑफ कोर्स ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन इसमें अलाउड नहीं है। जो भी यूज करने के लिए करना चाहे वॉशिंग के लिए हो, स्टील के लिए हो, एल्यूमिनियम के लिए हो, एंड यूज किस प्लांट में होगा वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है और एक बहुत फ्री फ्लेक्सिबल बहुत ही अच्छी पॉलिसी आज अप्रूव हुई। किसानों से जुड़े फैसले में कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। मिलिंग कोपरा का एमएसपी 2026 सीजन के लिए 12,027 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि बॉल कोपरा का एमएसपी 2026 सीजन के लिए 12,500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे कोपरा की खेती से जुड़े किसानों को फायदा होगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को एक बार फिर घेरा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सच की आवाज दबाई जा रही है। श्री मरांडी ने कहा कि जो भी अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनता की आवाज को उठाता है, उसे विज्ञापन बंद करने की धमकी दी जाती है। उन्होंने जनसंपर्क विभाग में पिछले 5 वर्षों में हुए कामकाज की जांच की मांग की है। तो पिछले 5 वर्षों से जो गड़बड़ी हुई है, खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग में विज्ञापन से लेकर ये होर्डिंग वगैरह तक, उसकी पूरी जांच होना चाहिए और सरकार इसके लिए एसआईटी गठित करे ताकि इस गड़बड़ी का यह पता चल सके। हमारे पास तो इतना भी जानकारी है, कई एक विज्ञापन ऐसे भी दिए जाते हैं, अखबार यानी कार्यक्रम हो जाता है और विज्ञापन कार्यक्रम के बाद भी दिए जाते हैं। यानी इस प्रकार की गड़बड़ करने के लिए ही इस राजीव लोचन बख्शी को पदस्थापित किया गया। क्योंकि यह अफसर सीसीएफ के रैंक में ही है, अगर लगता है कि ये ऊपर के रैंक में होते तो शायद बोर्ड के चेयरमैन भी इसी को बना देता, सब कुछ सर्वे सर्वा, जो कभी भी सर्वे सर्वा यही देखी रही। तो झारखंड में सरकार विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं कि पदाधिकारियों को जगह जगह पर ऐसे लूटने के लिए ही पदस्थापित कर रखे और झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का माल को ये लोग लूट करके अपना तिजोरी लोग भर रहे। झारखंड हाईकोर्ट में कल रांची समेत राज्य के अन्य इलाकों में मादक पदार्थों की अवैध खरीद बिक्री को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजधानी समेत अन्य जिलों में ब्राउन शुगर की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी और नारकोटिक्स विभाग के जोनल डायरेक्टर को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कल देवघर सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की है। जिले के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य न्यायाधीश सपरिवार बाबा मंदिर में श्रृंगार पूजा में भी शामिल हुए। इधर सुलहनीय मामलों के निपटारे के लिए आज राज्य के विभिन्न जिलों में वर्ष का आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत भी लगा है। मुख्य न्यायाधीश दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होंगे। रांची पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है। रांची में लूटे गए 55 लाख रुपए के जेवरात को बिहार के कटिहार से पुलिस ने बरामद किया है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि विगत 8 दिसंबर को रांची में अपराधियों ने एक शख्स को निशाना बनाते हुए जेवरात भरा बैग लूट लिया था। विशेष टीम को इस घटना में एक आपराधिक गिरोह की संलिप्तता की जानकारी मिली। टीम ने कटिहार पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक घर की तलाशी ली, जहां से छिपे जेवरात बरामद किए गए। बरामद जेवरात की कीमत 55 से 60 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। हालांकि अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लगभग सारे सामान की रिकवरी कर ली गई। इसमें जो टोटल सामान है ये 425 ग्राम सोना है और 450 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत संभवतः 55 से 60 लाख के बीच में है। और आगे जो मेन जो एक्यूज जो थे इसमें उन एक्यूज का आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है। ये कंफर्म है कि वो कोड़ा गैंग के ही व्यक्ति थे
और आगे उनके विरुद्ध जो छापेमारी है जो रांची में, झारखंड में और बाकी स्टेट्स में भी जो छापेमारी है वहाँ के लिए टीम्स भेजी जाए। गिरिडीह जिले में आर्थिक अपराध पर नकेल को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 15 दिनों में कई जगहों पर अवैध माइका, बालू और पत्थर की निकासी को रोका गया है। प्रशासन की ओर से कई गोदामों को सील भी किया गया है और दर्जनों वाहन भी जब्त किए गए हैं। माइका और बालू खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के खिलाफ गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जारी है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि जिले के अलग अलग इलाकों में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग की या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की या स्टोरेज की खबर मिलती है, उस पर तुरंत सभी जो हमारे विभाग है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, सब डिविजनल ऑफिस हो, हल्का कर्मचारी हो या हमारा अंचल अधिकारी हो, जो भी जिसको भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पूरे महकमे को, पूरे को, इवन पुलिस को भी पूरा निर्देश है कि जहाँ से भी आपको खबर मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए और किसी भी प्रकार का इलीगल माइनिंग, चाहे वो खनन, उत्खनन हो और चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे स्टोरेज हो, किसी प्रकार का इलीगल चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सरकार का भी निर्देश है और हमारा भी स्पष्ट निर्देश सभी पदाधिकारियों को है। उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्थिक अपराध रोकने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स को निर्देश दिया गया है कि कहीं से भी अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई की जाए। इधर खोरी महुआ के पास एसडीएम अनिमेश रंजन ने बताया कि 15 दिनों में आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर करोड़ों रुपए का माइका जब्त किया गया है और कई गोदाम सील किए गए हैं। 1-2 हफ्तों से हम लोग काफी न्यूज आ रहा था कि हर जगह माइका, जिसके बाद ढिबरा, व्हाइट पत्थर, ये सब का काफी कारोबार, काला कारोबार चल रहा था, जिसमें हम लोग पिछले हफ्ते से ही काफी सारा रेट अलग अलग जगह पे मार रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग गाँव और तीसरी में भी कई जगह रेट चल रहा है। हम लोग तीसरी में अभी यहाँ पे तीसरे गोदाम में है, तीनों गोदाम में हम लोग को माइका प्राप्त हुआ है। ये पर्टिकुलर गोदाम में हम लोग तकरीबन 200 टन के आसपास है। उसके अलावा हमारे दो बत्तियों के और गोदाम को हम लोगों ने सर्च किया है, वहाँ भी तकरीबन 70-80 टन के आसपास का अवैध माइका पड़ा हुआ है, जिस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे अभी सबके जब्ती सूची बन रही है, जब्ती सूची बचने के बाद हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई FIR वगैरह करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हम लोग कानूनी रूप से सही से इसको करें। और हम लोग सबसे यही कहते हैं जो भी यहाँ पे नागरिक हैं, अगर किसी को भी अवैध खनन का कुछ भी जानकारी है, तुरंत हम लोग के साथ शेयर करें, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। डीएफओ मनीष तिवारी के आदेश पर गांवा और तीसरी थाना क्षेत्र के जंगलों में भी माइका जब्त किया गया है। इस अभियान से अवैध कारोबारियों में दहशत है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के आपकी पूंजी आपका अधिकार मिशन के तहत 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों में जमा राशि को उनके असली हकदारों तक पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के साथ अन्य बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर अलग अलग बैंकों की ओर से स्टॉल भी लगाया गया था, जहां बंद पड़े बैंक खातों के हकदार जानकारी के लिए उपस्थित हुए। आरबीआई प्रतिनिधि संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि कोडरमा जिले में लगभग 90,000 बैंक खाते इनएक्टिव पड़े हैं, जिनमें तकरीबन 33 करोड़ रुपए जमा हैं। लगभग 90,000 अकाउंट्स हैं, जो कि अमाउंट 32-33 करोड़ के आसपास। लगभग 2.5 करोड़ आज मतलब जिनके जो असली हकदार थे उनको वापस किया गया। जिन लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से बंद पड़े बैंक खातों को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन किया था, उनके आवेदन निस्तारण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे गए। क्लेम सेटलमेंट के बाद लाभुकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्होंने अपने पूर्वजों का हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। काफी दिन से मेरा बैंक में पैसा फंसा हुआ था, अब वो मिल गया। मेरा पैसा बहुत दिन से डीप अकाउंट में पड़ा हुआ था। आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहल करने पर पैसा सभी को जो डेप्ट अकाउंट में चला गया था वो रिटर्न मिल गया। आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना के तहत कोडरमा जिले में करोड़ों रुपए की राशि उनके असली हकदारों तक पहुंच पाई है। यह पहल न केवल लोगों को उनका हक दिला रही है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में भी विश्वास बढ़ रहा है। कोडरमा से डीडी न्यूज झारखंड के लिए गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट।
हजारीबाग के डेमोटाड़ स्थित कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में इन दिनों किसानों की पाठशाला चल रही है। यहाँ किसानों को लखपति बनने के टिप्स दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किसानों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र गुरैया कर्मा से पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिक पंकज कुमार सिन्हा किसानों को समेकित कृषि तकनीक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि वर्तमान समय में खेती को व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है। इससे किसान प्रति वर्ष 4 से 5 लाख रुपए तक ज्यादा कमा सकते हैं। किसानों को कैसे व्यावसायिक खेती किया जाए, कैसे कम से कम पैसे में कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, उसके बारे में मैं बताने आया था। और मेरा 2 घंटे का भी एक लेक्चर चल रहा था जिसमें मैंने किसानों को 20 साल से लेकर के 2 महीने में कैसे किसान अपने यहाँ कम मेहनत में कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड में टाण जमीन सबसे अधिक है। इसका उपयोग महुआ, बांस, आम, ड्रैगन फ्रूट, यहाँ तक कि मशरूम उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। मशरूम का खेती के बारे में बताता हूँ, ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताता हूँ, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बताता हूँ, जो कि आसानी से किसान अपने घर में कर सकते हैं, उस सभी के बारे में बताता हूँ। इस पाठशाला में हजारीबाग के अलावे रामगढ़ और कोडरमा के भी किसान पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचे किसानों का कहना है कि यहाँ से मिल रही तकनीकी जानकारी उनके लिए बेहद उपयोगी है। तो सर यहाँ बताया कि इस तरह का हम कर सकते हैं, थोड़ा सीजन से पहले कर सकते हैं, प्लस अच्छा बीजों का चुनाव कर सकते हैं, उसमें बीमारी क्या लगता है वो बताया। सभी का इलाज खुद से भी किया जा सकता है। हाँ, हम लोग का जीवन के लिए बहुत मैंने फायदा के लिए बात बताए हैं सर कि ये चीज जानने से मतलब आप लोगों का कम इनकम लगाइएगा और मैंने ज्यादा मुनाफा होगा। मैंने महुआ का खेती के विषय में बताए, बांस की खेती के विषय में बताए हैं और बहुत सारा बताया सर। बदलते जमाने में खेती का तरीका भी बदल गया है। खेती को अब व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि यहाँ के किसान भी आधुनिक तरीका अपनाकर खेती करें, जिससे पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़े। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत राज्य स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। रांची ने इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं लोहरदगा की टीम उपविजेता रही। समापन के दौरान विजेताओं का सम्मान हुआ। रांची में नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज दोपहर बाद से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने यहां पहुंचेंगे। इधर कल भी चैंपियनशिप में श्रेष्ठता की जंग देखने को मिली और उलटफेर भी हुए। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 वर्ष बाद भारत आए हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में वे कई शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोलकाता में उन्होंने 70 फीट ऊंची अपनी मूर्ति का अनावरण भी किया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी एक बार फिर भारत पहुंचे हैं और देर रात उनका विमान कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और इसी के साथ उनके बहुचर्चित GOAT इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई है। मेसी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर हजारों प्रशंसक मौजूद रहे। हाथों में झंडे, पोस्टर और मेसी मेसी के नारों के बीच फुटबॉल प्रेमियों ने अपने हीरो का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि मेसी 2011 के बाद पहली बार भारत पहुंचे हैं। और चलिए अब देखते हैं जिलों से कुछ प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर सभी 18 धान अधिप्राप्ति केंद्रों को 4G ईपोस मशीन वितरित की गई। नई मशीन से अधिप्राप्ति प्रक्रिया तेज होगी और किसानों को भुगतान शीघ्र मिलेगा। मौके पर आपूर्ति विभाग और पैक्स प्रतिनिधि मौजूद थे। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में सदर अस्पताल की अधिग्रहित जमीन पर कब्जा, भू माफियाओं द्वारा दुकान पर दबाव, रजिस्ट्री शुल्क रिफंड और रेल परियोजना की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा न मिलने जैसी शिकायतों की सुनवाई की गई। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल समापन के बाद गढ़वा जिले में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई एवं थाना दिवस कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया गया।
अधिकारी समय पर उपस्थित रहकर समस्याओं का समाधान करेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला पंचायत समिति की बैठक में 76 नवनियुक्त पंचायत सेवकों की सेवा संपोष्टि की गई। इसके अलावा 34 पंचायत सेवकों को संशोधित वित्तीय उन्नयन MSCP प्रदान करने का निर्देश दिया गया। धनबाद के पूर्वी गोविंदपुर के बराबांध पंचायत भवन में माइक्रो फाइनेंस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 115 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। उन्हें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव, समय पर ऋण चुकाने और अच्छे क्रेडिट रिकॉर्ड के महत्व की जानकारी दी गई। बोकारो में उपायुक्त अजय नाथ झा ने नया मोड़ में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में भाग लिया। ONGC CBM एसेट ने ट्रैफिक विभाग को 31 बैरिकेड दिए। नागरिकों से हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग से बचने और नियम पालन की अपील की गई। सिमडेगा जिला प्रशासन ने केलाघाग से चिमटी घाट तक नया ट्रैकिंग रूट की खोज की। अधिकारियों ने पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने और ग्रामीणों की समस्याएं समझने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य जांच और कंबल वितरण भी हुआ। नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2025 का समापन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में हुआ। इनमें झारखंड के सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड से SHG की दीदियों ने पारंपरिक व्यंजन पेश किए, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और मोमेंटो प्राप्त किया, जिससे ग्रामीण महिलाओं का कौशल उजागर हुआ। और अब मौसम का मिजाज। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। हालांकि ठंड में आज से राहत की उम्मीद है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में शीतलहर का कहर देखने को मिल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 1-2 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि दिन की शुरुआत कोहरे के साथ होगी, उसके बाद आसमान साफ नजर आएगा। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ DD न्यूज रांची। जमशेदपुर में ठंड ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस ठंड से आम लोग काफी परेशान हैं। जहां ठंड से बचने के लिए लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, वहीं शहर के सभी मंदिरों में भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए कंबल और टोपी पहनाया गया है। साथ ही हीटर की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि ठंड आते ही आसपास के लोग भगवान के लिए चंदा करने कंबल, टोपी और स्वेटर की व्यवस्था करते हैं। ठंड आई तो सारे समाज के लोग पहुंच जाते हैं कि पंडित जी, देवताओं को ठंड लग रही है, क्या कर रहे हैं? तो बोले भाई कंबल मंगाइए आप लोग। तो सारे यहाँ के बस्ती लोग के जितने भी सदस्य हैं, सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सब लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं बाबा भगवान को ठंड लग रही होगी, आप इन्हें उड़ाओ। तो हमने उड़ाया। आप लोग देख रहे हैं कि सारे देवी और देवताओं किस प्रकार से आनंद पूर्वक से उड़े हुए हैं और ठंडा का आनंद ले रहे हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में कई गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें प्रतिभागी भी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। काशी अपने आप में एक पुण्य स्थली है और विशेष इसलिए कि यहाँ माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं और जिस प्रकार उत्तर भारत के लोगों में गंगा स्नान से पुण्य लाभ की स्वीकार्यता है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी गंगा स्नान से पाप समाप्त होने और पुण्य लाभ की स्वीकार्यता समान रूप से ही है। काशी तमिल संगमम में जो लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं
और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। We went to Kashi Vishwanath temple, Annapurni Ji temple and Vishalakshi Amman temple, and we saw Ganga Aarti. Today we had a immense pleasure to have a Ganga Snan in Ganga. It is a very much divine place. We are eagerly waiting for this. We are very much pleasure to have this trip. And thanks to everyone who are organizing this, and thanks to Narendra Modi ji. We have came here to visit Gangai Tirtham. This is, like very holy and spiritual place it is. According to our Hindu culture, in our lifetime before our death, at least once we have to come to Kasi. Very thanks to Modi ji for giving this wonderful opportunity. गंगा स्नान वेदों में, पुराणों में या यूं कहें कि संपूर्ण सनातन परंपरा में वर्णित है। इसे हम अपनी परंपरा के रूप में देखते हैं। किसी भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वह भी काशी में। जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं प्रत्येक दिन दर्शन करने के पश्चात गंगा में स्नान करते हैं। दक्षिण भारत में एक एक गांव में काशी में आना, गंगा स्नान करना, बाबा का दर्शन करना, इसको लेके बहुत ही श्रद्धा के मन में रहता है। दीपावली के दिन विशेष रूप से वहाँ पूछते हैं, गंगा स्नान हुआ, एक एक लोग दीपावली के दिन पूछते हैं। कलौ गंगैव कलम, कली में जो है गंगा का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए गंगा स्नान करने से कई करोड़ों जन्म का पाप का नाश होता है। माँ गंगा का मान उतना ही है जितना काशी विश्वनाथ का। कहते हैं गंगा का घर है काशी, इसलिए बाबा को गंगाधर भी कहते हैं। गंगा स्नान का अपना महत्व है, वेदों में भी वर्णित है कि किस तरह से पुण्य लाभ मिलता है, पाप का नाश होता है। काशी तमिल संगमम 4 में जो भी समूह में सदस्य आ रहे हैं वो यह पुण्य लाभ पा रहे हैं गंगा स्नान करके, और सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य सरकार ने उन्हें दिया कि वो काशी दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और गंगा स्नान का पुण्य लाभ पा सकें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस पर बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोल सेतु नीति को मंजूरी देने के निर्णय को बताया ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम। बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा, सच्चाई को दबाने का आरोप। जनसंपर्क विभाग में पिछले 5 वर्षों के कामों की जांच की मांग। झारखंड हाईकोर्ट मादक पदार्थों की खरीद बिक्री पर गंभीर राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने के निर्देश। डीजीपी तलब। विभिन्न जिलों में आज वर्ष का आखिरी लोक अदालत। और राज्य में सर्दी का सितम। न्यूनतम तापमान अधिकांश जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। आज से थोड़ी राहत की उम्मीद। मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान।